today we are going to start with chapter 1, that is natural vegetation and wildlife of India. So in this chapter I will tell you about the natural vegetation, which type of forests are found, grasslands की बात करेंगे, right? And then the animals that are found over here. So let's start with the chapter now. Let's first introduce. So as you all know that Earth is perhaps the only planet in our solar system जहाँ पे क्या है, लाइफ सपोर्टेड कंडीशन एग्जिस्ट करती है. मतलब हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं. सो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो क्या करता है, जो लाइफ सपोर्टिव प्लैनेट है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है. राइट, व्हाट इज इट? लाइफ सपोर्टिव कंडीशन जो एग्जिस्ट करती है. और द लाइफ ऑन द अर्थ, जो लाइफ है आपकी अर्थ पे, वो एक नैरो जोन में देखने को मिलती है. क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. ठीक है, उस नैरो जोन को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर. इट इज द जोन जहाँ पे जो तीनों जोन हैं वो एक साथ मिलती हैं एंड दे कॉन्टैक्ट और दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड द बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो किसने ऑक्यूपाई करा? लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट, सो लेट मी शो यू. दिस इज योर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पे ये सारे मिलते हैं. ये जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है आपका अंदर का, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. इसी इंटरेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर. राइट चिल्ड्रन, एंड these living organism consist of, ऐसा नहीं है कि खाली हम ह्यूमन बीइंग ही आते. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, और इंक्लूडिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं. राइट, दैट ऑल्सो लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड देयर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, what should we call it? Ecosystem. Right, now the natural vegetation of the area in plant, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है किसी भी एरिया का, वो क्या होता है? वो प्लांट होता है जो नेचुरली ग्रो करते हैं इन द एरिया, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज हैव मेड चेंजेस एंड दे मॉडिफाइड द प्लांट्स. यहाँ पे क्या हुआ है? जो भी चेंजेस हैं या मॉडिफिकेशन हुई है प्लांट्स की, सो ये जो टर्म है नेचुरल वेजिटेशन, इसमें आपका दोनों चीज होती है, सब चीज होती है, बोथ, चाहे वो प्लांट्स हो या वो नेचुरली हो या फिर वो मॉडिफाइड प्लांट, ऑल आर इंक्लूडेड. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टाइप ऑफ फॉरेस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. जो ट्रीज हैं दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. हमने दो टाइप्स में इनको डिवाइड करा है. फर्स्ट इज एवरग्रीन एंड अनदर वन इज डेसिडियस. एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, एवरग्रीन ट्रीज की अगर हम बात करें, ये वो ट्रीज होते हैं जो कभी भी अपनी लीव्स को शेड नहीं कर. राइट, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. राइट, अगर हम हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स की बात करें, एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं इनकी ब्रॉड लीव्स होती है, एंड वाइल इन कोल्ड क्लाइमेट्स इनकी नीडल लाइक लीव्स होती है. अगर आप कोल्ड क्लाइमेट में चले जाओगे, ठंडे एरियाज में चले जाओगे, तो उनकी जो लीव्स होती है वो कॉनिकल शेप की होती हैं या फिर आपकी नीडल लाइक लीव्स होती है. ठीक है, ऐसे ऐसे पतली पतली क्यों होती है? क्योंकि जो जब स्नो गिरती है वहां पे, तो स्नो वहां पे रुके ना, वो इजिली स्लाइड ऑफ हो सके, इसलिए. नाउ डेसिडियस ट्रीज. डेसिडियस ट्रीज क्या होते हैं? इनकी भी ब्रॉड लीव्स होती है. ये पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं? अपनी लीव्स को शेड करते हैं. नाउ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं. ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट, ये जो ट्रीज होते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में, ये अपनी लीव्स को शेड नहीं करते ड्यूरिंग सीजन ऑफ द ईयर, एंड दीज फॉरेस्ट आर वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड एंड फाउंड इन 4 डिफरेंट रीजन. आपको ये अलग अलग 4 डिफरेंट रीजन में देखने को मिलते हैं. जैसे आइस शीट हो गई, पोलर डेजर्ट, देखो आप यहाँ देख सकते हैं. एवरग्रीन हो गई, एशिया में देखने को मिलते हैं, यूरोप में देखने को मिलते हैं. ठीक है, अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. मतलब इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये रिजेंबल करते हैं इन द डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. राइट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. और क्यों कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? बिकॉज इन दीज रीजन जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हैवी रेन होती है, एंड दे आर फाउंड इन द एरियाज हैविंग अ लो हॉट एंड ह्यूमिड. इन ये उस एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट भी होता है
और ह्यूमिड भी होता है, राइट। अगर हम बात करें सबसे लग्जरियंट फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा लग्जरियस फॉरेस्ट है हमारे वर्ल्ड के। ट्रीज हैव हैवी कैनोपी ऑफ फॉलिज, और उनके क्राउन्स होते हैं जो एक थिक और इंटरलेसिंग मास दैट डज नॉट अलाउ, जो सनलाइट को अलाउ नहीं करता पास करने में थ्रू रीच द क्राउड। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमेशा ग्रीन नहीं होते, यहाँ पे एबेंडेंट ग्रोथ देखने को मिलती है वेजिटेशन। अगर हम कमर्शियली इनकी वैल्यू की बात करें, जो कमर्शियली है इनकी एक वैल्यू भी है, वो कौन कौन से ट्रीज है जिनकी कमर्शियल वैल्यू है, दैट इज महोगनी, रोजवुड, सिडार, इबोनी। यहाँ पे हाई ईल्ड क्वालिटी हार्डवुड देखने को मिलती है। अलग दो इंपॉर्टेंट ट्रीज भी हैं जिनकी अपने आप में इकोनॉमिक वैल्यू है, जो कौन से आपके रबर और चिंचोना, राइट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ये आपको इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है, मतलब अमेज़न बेसिन जो आपका साउथ अमेरिका में है, कंगो बेसिन जो आपका अफ्रीका में है, देन वी हैव मलेशिया एंड इंडोनेशिया जो आपका एशिया में। सो दोज इन ट्रॉपिकल जोन, जो कोस्टल एरियाज ऑफ इंडो चाइना आपके ट्रॉपिकल जोन में भी देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, एक तो कुछ एरियाज हैं आपके इंडो चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका, राइट। इन जगह पे ये आपको देखने को मिलते हैं। नहीं, व्हाट लाइज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, व्हाट लिव्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, मीन्स आपको यहाँ पे बल्क ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो ट्रीज के, राइट। अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है वहां पे देखने को मिलते हैं। मेजर एरिया जो है साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, साउथ चाइना के, जो कहाँ पे लाई करते हैं, एशिया में। सो दीज फॉरेस्ट कंटेन हार्डवुड ट्रीज विद ब्रॉडली ट्रीज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जिसमें आपका यूकलिप्टस जो ऑस्ट्रेलिया का है और कॉरी पाइन जो आपका न्यूजीलैंड का है, दे ऑल आर इंक्लूडेड। तो अगर हम बात करें रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट की जो 1992 में हुई थी, सो मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द इंटरनेशनल अर्थ समिट। क्या होता है, तो समिट है, इट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये कहाँ पे हुई थी, ग्लोबल लेवल पे हुई थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट लीडर्स जो थे वो आते हैं, बैठते हैं और एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं किस पे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। सो द रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन इनरोज द ग्लोबल फॉरेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, और अडॉप्ट करा एजेंडा 21 फॉर अचीविंग व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। एजेंडा 21 क्या है, इट्स अ कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। फिर हम बात करें मेडिटेरियन फॉरेस्ट की, देखो हॉट ड्राई समर की बात करें और वॉर वेट विंटर की, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो समर्स होती है वो ड्राई होती है और जो विंटर होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ वाइडली स्पेस्ड ट्रीज विद shrubs growing between them. Trees are adapted to withstand dry summer without shedding their leaves. They have thick bark और spiny, waxy और small leaves, जो क्या रिड्यूस करती है, लॉस ऑफ मॉइस्चर को बाय ट्रांसपिरेशन। देयर रूट्स आर लॉन्ग टू टैप वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड डेप्थ। एंड इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से, ओक, कॉर्क, ऑलिव, चेस्टनट, सिडार और सिप्रेस। ये दो कॉमन श्रब्स की अगर हम बात करें तो वी हैव मार्टल एंड लॉरेल। सब आर्टिक एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होती है ऑफ कंटिन्यूअस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड व्हाट हैपन, ये जो बेल्ट है वो रेंज करती है फ्रॉम 1600 टू 2500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, girdles the earth for a distance of 20,000 किलोमीटर to the north polar region in the Europe, एशिया एंड नॉर्थ। फिर यहाँ पे आपको कुछ कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दे आर फाउंड इन द कोल्ड नॉर्दर्न एरिया, जैसे आपका कनाडा, एशिया एंड यूरोप। इनकी कोन होती है, मतलब ऐसे कोन से देखने को मिलेंगी, ऐसे कोन वाले पेड़ होते हैं। इन्हें कहते हैं हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये अपने लीव्स को शेड नहीं करते ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर ईयर, इंस्टेड शेडिंग ओल्ड लीव्स एंड ग्रोइंग न्यू वंस अकर थ्रू आउट द ईयर। So, although the individual trees are not evergreen, the general appears on the forest consisting of coniferous trees is always green. So, most coniferous are tall, slim trees with naturally grow close together, straight toward the light. और जो deciduous trees होते हैं ये usually क्या होता है, less densely packed होते हैं and have a more spreading habit.
सो डेसिडियस ट्रीज जैसा आपका ओक हो गया, दे कैन एंड ऐश हो गया, दे कैन बी रियली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप। हैबिटेट की बात करें अगर हम, तो जो हैबिटेट है वो होम है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का, राइट, एनिमल्स का, प्लांट्स का, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? विद फूड, शेल्टर एंड कंडीशन दैट अलाउ देम टू सर्वाइव। अ ग्रासलैंड इज अ बायोम बट अ स्पेसिफिक ग्रासलैंड, जैसे आपका अर्जेंटीना हो गया, पंपास हो गया, इनका अपना हैबिटेट होता है। वहीं डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें ट्रीज होते हैं जो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, अपनी लीव्स को शेड करते हैं इन पर्टिकुलर सीजन। सो द अकरेंस हेल्प देम टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर। ये क्या करता है? लॉस ऑफ मॉइस्चर को रिड्यूस करता है बाय ट्रांसपिरेशन। एंड दे अकर इन टू मेन रीजन, एक तो सब ट्रॉपिकल रीजन में और दूसरा मिड लैटिट्यूड रीजन में ये देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं जो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन में होते हैं। एंड मेजर एरियाज आर मॉनसून रीजन ऑफ एशिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राजील एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये जो ट्रीज हैं ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं कब? ड्राई सीजन में, राइट, एंड दे हैव ओनली फ्यूअर स्पीशीज। आपको स्पीशीज ऑफ जो ट्रीज है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, ये कम, लेस डेंसली ग्रो होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? साल, टीक, शीशम, सालवुड एंड बेम। नेक्स्ट है टीक यील्ड्स आर वैल्यूएबल हार्डवुड टिम्बर। देखो जो इनका हार्डवुड टिम्बर होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं, दे आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। नाउ मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट। मेन रीजन ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना एंड साउथ जापान, साउथ सदर्न चिली और आपका ईस्टर्न न्यूजीलैंड। ये जो ट्रीज होते हैं ये अपनी लीव्स को कब शेड करते हैं? ऑटम में, और रिमेन लीफलेस थ्रू आउट द कोल्ड विंटर। और जो इनका टेम्परेचर होता है वो फॉल करता है बिलो 6 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एश, ओक, एलम, ब्रिच, maple and chestnut. These all are some special trees that are found over here. Now grasslands. Grasslands की बात करें, ये वो large areas हैं और flat है और gently जो है rolling land है जो covered होते हैं with grasses. ये grasses से covered होते हैं. Often these trees, bushes scattered across them. Grasslands generally आपको कहाँ देखने को मिलता है? Dry, rainless deserts and dense wet forests. यहाँ पे आपका definite wet और dry season होता है. Grasses जो होती है वो quickly grow करती है and different types of grass grow all over the world. इनको हमने different kinds of grasslands में divide करा, एक होता है tropical grasslands और एक होता है temperate grasslands. First of all, I will tell you about the tropical grasslands, जिसको हम savanna कहते हैं, right? ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? Either side of equator and extends to the tropic. ये अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका में इनको पार्कलैंड कहते हैं, वेनेजुएला में एंड कोलंबिया में लानोस कहते हैं, वहीं ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? कंपा। दीज एरिया रिसीव मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। द ग्रास दैट ग्रो हियर इज टॉल, बहुत लंबी होती है और जो इनकी हाइट होती है वो 3 to 4 मीटर होती है। और जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये होम होते हैं टू लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे आपको एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड all are. Now we have temperate grassland. Temperate grasslands की बात करें, ये जो grasslands होते हैं ये आपको middle latitudes में देखने को मिलते हैं, right? और interior parts of the continent, the region are almost treeless plains situated between 40 to 55 degree latitude. अगर हम बात करें आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स की तो इसको स्टेपीज तो कहा जाता है यूरोप में। आपको खाली क्या करना है? ग्रासलैंड्स के नेम याद रखने। स्टेपीज यूरोप में, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका में, वेल्स आपके साउथ अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो दिस ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ यूजुअली द ग्रास ग्रो हेयर इज शॉर्ट। जो ग्रास यहाँ पे ग्रो होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, मतलब छोटी होती है और न्यूट्रिशन भी होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें वाइल्ड एनिमल्स की जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं? आपका वाइल्ड बफेलो, antelopes and bison. These are the common wild animals. Now deforestation and desertification, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, डेजर्ट्स को खत्म कर रहे हैं। सो फॉरेस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का भी एज वेल एज इकोनॉमी का भी। There is a serious concern over the threat of biological diversity. The cause of concern is that biodiversity is becoming extinct today. Why? क्यों हो रही है? Due to human interference. So in this age of industry and urbanization, the growing population is converting forest into lands and more land is being created on these forests. And more soil is treated to grow crops and more areas are used to erect homes,
कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड बिल्डिंग पार्किंग अलॉट्स। तो जितनी भी एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज जो चैनल करते हैं रिसोर्सेज को, इससे क्या होता है, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर एंड डेजर्टिफिकेशन विथ सीरियस नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड ग्लोबल क्लाइमेट। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल या ट्री फॉल कर रहे हैं, दे ऑल आर रिजल्टेड। इनसे क्या हो रहा है भाई, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं घर बनाने के लिए, फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसको ही क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन। नाउ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। भाई अब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और डेजर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व भी करना है, उस फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी करना है। तो हाउ यू विल डू, सो फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट एज वेल एज इकोनॉमी। मैन हैज बीन यूटिलाइजिंग वेरियस नेचुरल, मैन क्या कर रहा है, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है अपने डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने की। Early man was dependent on plants and animals which are available. At that time, the density of population was low. और जो needs है human being की, they were limited and they never felt the need for conservation of resources. अगर हम बात करें with the scientific progress and technological development, भाई आप देख रहे हो कि नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स व्हाट दे हैव दैट दे हैव स्टार्टिंग यूटिलाइजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। लार्ज स्केल पे मेन रीजन क्या है, एक तो डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, स्पेशली फॉरेस्ट का। दूसरा, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। डिजीज ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फायर, भाई डिजीज हो रही है बहुत सारे ट्रीज में, भाई उससे आप क्या करोगे, भाई फ्रूट्स नहीं खा पाओगे, वेजिटेबल्स नहीं खा पाओगे। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग रही है। एंड मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉजिंग चेंजेस इन क्लाइमेट। और बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी क्या हो रहा है, आपके क्लाइमेट कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। सो द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट चेंजेस आर कॉजिंग व्हाट, लॉस ऑफ natural habitat for plants and animals. Many species of trees are not on verge of extinction. Many factors जैसे deforestation हो गया, construction of roads हो गया, railways हो गया, buildings हो गया, industries हो गया, soil erosion, tsunamis, landslide, all are together. What they are doing, they are accelerating the what destruction of natural vegetation, especially forest. One of the important method of conserving the forest to plant more trees, afforestation, preventing felling of young immature trees and creating awareness. So conservation does not mean that we should stop using the natural resources. ये नहीं है कि आप stop करो use करना natural resources का, इसका मतलब ये है कि आपको resources को wisely use करना है. So awareness program जैसे वन महोत्सव, social forestry, चिपको movement, these all are the some awareness programs that have encouraged at local, चाहे वो local level हो चाहे वो regional level हो, ये लोगों को क्या कर रहा है, अवेयर कर रहा है कि पेड़ों को मत काटो, ठीक है। एंड समटाइम्स देखो जो फॉरेस्ट फायर है उससे क्या होता है, नेचुरल कॉजेज भी होते हैं एंड दे आर जनरली कॉज बाय नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं चीजों को। सो वैनिशिंग फॉरेस्ट, देखो रिमूवल ऑफ ट्रीज, आप ट्रीज को रिमूव कर रहे हैं नया फार्म लैंड बनाने के लिए। सो उससे क्या होगा कि सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है एंड द रेन एंड विंड रिमूव द टॉप साइल, और जो रेन और विंड होती है वो टॉप साइल को रिमूव कर देती है। विद इन अ फ्यू ईयर तो लैंड कैसा हो जाता है, बैरन हो जाता है, राइट। नाउ आवर कंट्री इज लूजिंग इट्स गुड फॉरेस्ट कवर एट एन अलार्मिंग रेट ऑफ 1.25 million hectares every year. The extent of good forest cover was 46 million hectare and in 1982 आपने क्या करा है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी को आप उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को असेस भी कर रहे हैं। सो ऑन पेपर अगर हम बात करें 21% जो है फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है, 11% रियलिटी में लो है, कम है, एंड इवन द अंडर कंटिन्यूअस प्रेशर और लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए फॉर द फॉरेस्ट। नाउ वी हैव वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो वाइल्ड लाइफ मे बी डिफाइंड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाइल्ड लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, एंड दैट आर नॉट डोमेस्टिकेट, इनको हम डोमेस्टिकेट नहीं करते, स्पेशली जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गए, विच आर हंटेड बाय मैन। इनको कौन हंट कर रहा है, मैन हंट कर रहे हैं। सो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑल्सो डिफाइंड एनी एनिमल, बीज, बटरफ्लाई और क्रस्टेशियंस, फिश, मॉथ एंड एक्वेटिक एंड लैंड वेजिटेशन, ये क्या फॉर्म करती है, एनी पार्ट ऑफ हैबिटेट। सो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एस्थेटिक, recreational and economic benefits, right? And the same time they have great ecological significance, इनका एक बड़ा significance भी है
and nature's millions of forms of life on that perform definite biological function. ये delicate balance है आपके बायोस्फीयर को. Needless to say, animals directly और indirectly किस पे डिपेंड है प्लांट्स को, चाहे वो फूड के लिए हो चाहे वो शेल्टर के लिए. राइट. देन टुडे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो क्या पोज कर रही है, ग्रेटर डेंजर टू वाइल्ड लाइफ एंड देयर नेचुरल हैबिटेट. ओवर 600 स्पीशीज आर ऑफिशियली नोट टू बी इंडेंजर्ड. और जो नेचुरल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंडिविजुअल की प्रपोर्शनेटली मोर टेरिटरीज में आपको देखने को मिलती है. सो ग्रेटर डैमेज हैव बीन कॉज्ड. भाई आप पेड़ काट रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोड्स का, रेलवेज का, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का. द 3 मेन कॉजेज दैट गिव डेंजर टू वाइल्ड लाइफ आर कौन कौन से? एक तो डिफॉरेस्टेशन है, डिस्क्रिमिनेशन, हंटिंग, पोचिंग एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. सो डिफॉरेस्टेशन फॉर ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन, व्हाट इट कॉजेज? Animals in the forest to lose their shelter and food. So indiscriminate hunting through edges of skin, fur and feather have often brought many species wildlife near the total extinction. अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की, ये सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट कर रहा है वाइल्ड लाइफ पे. Millions of seabirds die every unpleasant deaths as a result of the feathers getting covered with sticky black oil waste. Now conservation of wild. अब हम कंजर्वेशन कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ का. So for that what you will do, unfortunately much harm is done in the recent decades. So there have been many undesirable changes in natural surrounding. Man is largely responsible for same. So indiscriminate hunting of wild animal और food या फिर फर स्किन के लिए और बोन्स के लिए, डिफॉरेस्टेशन और ड्रेनेज ऑफ स्वैम्स, ये लार्जली किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ. देखो कुछ सर्टेन स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ की जो एग्जिस्ट भी कर रही है एंड द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमन बीइंग ग्रीड आर कंपेलिंग मेन टू फॉलो सर्टेन एक्टिविटीज. राइट. स्पेशल एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड आर बीइंग मेड टू प्रेशर अप पर्टिकुलर endangered species of wildlife in an organized manner. So some of these steps are given to the next page. क्या क्या है? जैसे periodic census is undertaken and we have 573 wildlife sanctuary, over 115 zoological parks set up in different parts of India to preserve flora and fauna. ये आपका 5.28% टोटल एरिया ऑफ इंडिया को कवर करता है. एंड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो 1983 में वो किसको प्रोहिबिट करता है? ट्रेड को in rare and endangered species. Our new national forest policy was adopted in 1988. It aims at maintaining environmental stability and ecological balance. और ये चेक करता है soil erosion को, increase करता है area under forest का. Now we have seminar, workshops and exhibition that are organized. इनको हमने organize करा है to arouse awareness among the people towards conservation of wildlife. स्पेशल प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च. हमने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो. द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इनका एम क्या है? आप प्रोटेक्ट करो, प्रिजर्व करो अपनी ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो वी हैव रैकलेस एंड मैरिकल्स पोचिंग. भाई लोग क्या कर रहे हैं? पोचिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स की अपने कंसर्न के लिए. बट अगर हम बात करें, अनलेस जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है और कल्प्रिट्स करता है सीवियर पनिशमेंट्स को, मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ विल बी लॉस्ट इन द शॉर्ट स्पैन. सम इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड, ये वर्क कर रहा है टुवर्ड प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन IUCN, इसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ऑफ वर्क कहते हैं, जो इनलिस्ट करता है कंजर्वेशन करता है किसकी? endangered species of animals and plants. Right? So this is all in this chapter. Hope you understood about how to conserve it और क्या wildlife होती है, deforestation क्यों हो रहा है, desertification क्यों हो रहा है. That all I have told you in this chapter. Now we will meet in the next class. Thank you.